Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. ओके चलो देखते हैं। तो लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था कैलकुलेटिंग चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, यानी किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सिर्फ उस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना होता है। और अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया तो Q इज इक्वल टू CV से हम उस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल बता सकते हैं। ठीक है ना? चलो, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन हुआ था, और क्वेश्चंस कर लेते हैं। सर होमवर्क दिया था एक हाँ, में। सर क्या वो हुआ? सर वो पिछले क्लास में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दो क्वेश्चन तो होमवर्क दिया था। अच्छा, 2 क्वेश्चन होमवर्क में थे। यस सर। कहाँ पर? सर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये रहे। अच्छा, ये वाले। ओके, चलो ट्राई किए क्या सबने? यस कैसे ट्राई किया? आया आंसर? सर दूसरा वाला है। नहीं सर, दूसरा वाला आया? क्या आया? सर वो इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं है, कोसेकेंट एक्स डीएक्स जैसा कुछ आ रहा है इंटीग्रेशन में। ओके, चलो देख लेते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इनके अंदर वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक है, मतलब अलग शेप का डाइलेक्ट्रिक है तो कांस्टेंट, लेकिन स्टैंडर्ड शेप नहीं है, सीधी सीधी स्लैब नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले मैं पहला वाला देख लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद दूसरा देख लेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ कैसा एलिमेंट हमें चूज करना पड़ेगा, डायरेक्टली तो मैं लिख नहीं सकता। सर अगर कोई एक्स बोल नहीं रहा है तो अपना माइक्रोफोन म्यूट रखो प्लीज, बोल रहे हो तब ऑन किया करो। ओके, हाँ चलो, तो ये हमारा है। अब मुझे इसके अंदर क्या करना था, कोई एलिमेंट चूज करना है। बात है मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं पता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले तो आपको कहीं पर जाकर एक एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां से, या मैं इसमें नहीं करता, चलो देखो। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, कोई डिस्टेंस x आगे जाके, जैसे मैं मान लो यहां तक गया और मैंने एक dx थिकनेस की स्ट्रिप कंसीडर की है। ठीक है ना? अगर मैं x डिस्टेंस आगे जाके dx थिकनेस की स्ट्रिप कंसीडर करता हूं, तो बताओ क्या ये सेम डाइलेक्ट्रिक से भरी हुई है या अलग अलग डाइलेक्ट्रिक से भरी हुई है? अलग 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 अलग। तो इस स्मॉल एलिमेंट को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। पहली बात तो यहाँ पे प्लेट A का एंड है, छोटा सा dx लेंथ का, ठीक है ना? फिर ये कुछ लेंथ तक तो K1 से भरा हुआ है, और फिर हम कह सकते हैं कि कुछ लेंथ तक K2 से भरा हुआ है, और यहाँ हमारी प्लेट B है या नहीं? अच्छा, ये एंगल अगर मैं थीटा बोलूं तो tan थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा ये सेपरेशन जो कि आपको L दिया गया था बाय ये लेंथ जो कि आपको L दी गई थी, है कि नहीं? तो L बाय Yes. L यानी कि 1, तो थीटा आपको 45 डिग्री मिल गया। तो ये अगर x आप आगे गए हो तो ये डिस्टेंस अगर मैं बोल देता हूं y, तो ये डिस्टेंस आपकी बचेगी L माइनस वाई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि L माइनस वाई लेंथ तक तो भाई क्या भरा हुआ है, K1, और यहां y लेंथ तक क्या भरा हुआ है, K2। क्लियर हो रहा है कि सबको? Yes. इसे अगर मैं बोल दूं C1,
और इससे अगर मैं बोल दूं C2 तो आप शायद मुझे बता पाओगे C1 और C2 की वैल्यू क्या होगी। C1 क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट का कितना एरिया यहाँ पर है तो dx लेंथ तो LDX ये सर और LDX l लेंथ स्क्रीन के अंदर है तो LDX बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स L minus y. Similarly C2 K2 epsilon naught L dx by y. समझ आया क्या सबको? yes जहां डाउट हो अभी बोल देना, बाद में मत बोलना एक साथ, ठीक है? तो इस छोटे से एलिमेंट का C इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूं तो C इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन है क्योंकि है तो C1 C2 बाय C1 प्लस C2 से मैं लिख सकता हूं, है कि नहीं? है ना? तो यहां से DC इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको जो मिलती है वो मिल जाएगी C1 यानी K1 एप्सिलॉन नॉट L dx बाय L माइनस y इंटू C2 K2 एप्सिलॉन नॉट L dx बाय y बाय C1 प्लस C2। इनमें से एप्सिलॉन नॉट L dx तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा K1 बाय L माइनस y प्लस K2 बाय y। अरे क्लियर है? yes यहाँ से आपको मिल जाएगा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट L dx अपॉन y इंटू L माइनस y होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमें मिल जाएगा K1y प्लस K2 L माइनस y अपॉन y इंटू L माइनस y। मैथ्स है, कैलकुलेशन कर रहा हूँ बस में। ये मिला K1 K2 एप्सिलॉन नॉट L dx डिवाइडेड बाय K1 माइनस K2 इंटू y प्लस K2L। दिख रहा है क्या सबको? सिर्फ सिंप्लीफाई किया है मैंने और कुछ नहीं। अब ऐसे ऐसे एलिमेंट आप लगातार लेते जाओगे, जैसे एक स्ट्रिप मैंने ये ली है वैसे ही एक स्ट्रिप मैं ऐसी कुछ लूंगा यहाँ पे, है कि नहीं? तो ये सारी स्ट्रिप किसके अंदर आएंगी, सीरीज या पैरेलल? parallel पैरेलल सबको समझ आ रहा है ये? तो सिंपली मैं yes क्या लिख सकता हूं, फॉर ऑल सच एलिमेंट्स इन पैरेलल, तो डायरेक्टली आप C इक्विवेलेंट को लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ DC इक्विवेलेंट, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ K1 K2 एप्सिलॉन नॉट L dx बाय K1 माइनस K2 इंटू y प्लस K2 इंटू L। और लिमिट क्या लगेगी, dx है तो x की लिमिट 0 से लेके L तक। अच्छा, अब tan थीटा इसको आप y बाय x लिख सकते हो, और ये 1 हम पहले ही निकाल चुके थे, यानी y इज इक्वल टू x। उसे मैं अगर यहाँ पुट कर दूं, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेता हूँ, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा dx अपॉन K1 माइनस K2, y की जगह लिख दो x प्लस K2L 0 टू लेके L। यहाँ से आ जाएगा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट L। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लीनियर फंक्शन है तो 1 बाय लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आता है? log अरे याद नहीं है किसी को? sir ln आता है कि नहीं? क्या आ जाएगा, ln ऑफ K1 माइनस K2 इंटू एक्स प्लस K2 इंटू L अपॉन K1 माइनस K2 आएगा कि नहीं? x का कोएफिशिएंट नीचे, समझ आया? अच्छा, इसमें लिमिट लगानी है आपको 0 टू L। ये मिलेगा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट L बाय K1 माइनस K2 इंटू ln ऑफ, एक बार L पुट करो तो देखो जरा, K2L से K2L कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ K1L माइनस 0 पुट करो तो ln K2L। फाइनली आंसर आपको मिलता है K1 K2 एप्सिलॉन नॉट L बाय K1 माइनस K2 इंटू ln ऑफ K1 बाय K2। समझ आया? yes तो मैंने पहले ही कहा था एडवांस के लिए क्वेश्चन है, और इसमें कुछ बहुत तगड़ी चीज नहीं थी,
आपको बस क्या करना था, x पे जाके dx, ये मेरे हिसाब से सबको ये समझ आ गया होगा कि स्ट्रिप हमें लेनी हमें स्ट्रिप ही है, सबको क्लिक कर गया होगा। एग्जीक्यूशन में दिक्कत हुई होगी शायद, यस है ना? सर। तो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि क्या किया मैंने। सर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो बोलो। हाँ सर सीरीज पैरेलल कैसे डिसाइड करना है? बेटा, मैंने बहुत पहले बताया था आपको, सीरीज का मतलब होता है कि जब जो आपकी मेन प्लेट्स हैं ए और बी, उनको आप ब्रेक ना करो, और पैरेलल होता है जब आपको उनको ब्रेक करना पड़े। तो सोच के देखो, जब मैं ढेर सारी स्ट्रिप्स लूंगा तो एक स्ट्रिप का ये पोर्शन आएगा, एक स्ट्रिप का ये पोर्शन आएगा, तो मुझे ए के टुकड़े करने पड़ रहे हैं कि नहीं? यस तो सर। ये सारी स्ट्रिप्स हो गई पैरेलल में। जबकि यहाँ, अब इसमें अगर आप देखो इन दोनों को, ये जो दो कैपेसिटर हैं, क्या इनमें ए और बी को स्प्लिट किया है? नहीं, आपको बीच में एक इमेजिनरी प्लेट लगानी पड़ी है नहीं? और सीधा सीधा समझ आता है बेटा, सीरीज का मतलब हो जाता है एक से जुड़ा हुआ दूसरा। अगर हर एलिमेंट आप जो ले रहे हो वो आपके ए और बी के बीच में है, तो वो पैरेलल में ही हो जाते हैं। यस सर। क्लियर? चलो, यस इस अप्रोच से क्या आप सेकंड वाला ट्राई करना चाहते हो एक बार? यस सर। अगर नहीं किया है आपने ट्राई, तो एक बार जरा इसी अप्रोच से सेकंड वाला ट्राई करके बताओ क्या आंसर आता है। सर उसमें इंटीग्रेशन में किसको? सर सेकंड वाले में इंटीग्रल कोसेकेंट एक्स डीएक्स आ रहा है बार बार। क्या आ रहा है? सर इंटीग्रेशन कोसेकेंट एक्स डीएक्स आता है। ओके, हो सकता है, देख लेते हैं एक बार। थोड़ा मुश्किल इंटीग्रेशन आ रहा हो, पॉसिबल है। सिर्फ आपका y का फंक्शन ही तो चेंज होगा ना? देखो जरा ध्यान से, एलिमेंट तो आप वही लोगे। आप यहां से x पे जाओगे, आप यही एलिमेंट लोगे इस तरह से dx थिकनेस का, ये आपका हो गया y, ठीक है ना? ये लेंथ अगर l है, ये आपकी हो गई y, है कि नहीं? तो मैं सिंपली क्या चेंज आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ यही चेंज तो आने वाला है, ओनली फंक्शन ऑफ y चेंजेस। अरे सही है या नहीं, बोलो भाई। यस सर। और k1 आपका कितना है? k1 1 है वैक्यूम की जगह पे, ठीक है ना? तो k1 तो रिप्लेस हो जाएगा 1 से, k2 रिप्लेस हो जाएगा k से। ये चेंजेस लाने हैं। तो फाइनली आपके पास बचेगा C इक्वलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो जरा, k1 k2 एप्सिलॉन नॉट, तो इंटीग्रेशन ऑफ k एप्सिलॉन नॉट l dx बाय k1 माइनस k2 इंटू y, यानी कि 1 माइनस k इंटू y प्लस KL। समझ आया? यस और y को आपको रखना पड़ेगा sin x, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा k एप्सिलॉन नॉट l इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस k इंटू साइन एक्स प्लस KL। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन जो है थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है? तो हम ज़्यादा जाएंगे नहीं उसके अंदर, घुसने की ज़रूरत नहीं है, इतना मुश्किल कभी आता नहीं। मैंने बस आपको दिखाने के तरीका बताने के लिए क्वेश्चन दिया कि आपको ये समझ आना चाहिए, किसी भी तरह से अगर इस तरह दिया गया है तो हम स्ट्रिप कैसे कंसीडर करें, उसकी वजह से लिखें कैसे, C1 और C2 लिख के, और फिर उनको इंटीग्रेट ओवरऑल कर दें। तो पहले सीरीज फिर पूरे पैरेलल।
समझ आ रहा है? यस ठीक है ना? चलो सर एक डाउट था, मतलब एक शीट दी थी सर ने, सर उसमें 2 स्पीयर्स सर रखे हुए थे, कनेक्टेड थे कंडक्टिंग वायर से, किसने तो शीट सर वो दी थी दोनों बेटा? पैरेलल में कैसे हो जाएगा? सर किसने शीट दी? पिछले साल का क्या बोलते हैं, यूटी का पेपर दिया था सर ने सॉल्व करने को, उसमें एक क्वेश्चन डाउट था क्या क्वेश्चन था? सर। क्वेश्चन में 2 मेटेलिक स्पीयर इन्फिनिटली मतलब लार्ज सेपरेशन पे रखे रहते हैं, और सर उसका कैपेसिटेंस बताना होता है, कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस। ये सर तो मैंने दोनों को, क्लास में कराया बेटा। हाँ सर, तो सर उसमें डाउट है सर, उसमें कंडक्टिंग वायर से उन दोनों को जॉइंट किया हुआ था सर, तो सर वो दोनों हाँ, पैरेलल में कैसे हो जाएंगे? मतलब उसमें आपके आपके मेथड से किया तो सर अलग आंसर आ रहा था, और आंसर अलग दिया हुआ था। मैंने कनेक्ट नहीं किया था कंडक्टिंग वायर से। आपको मेरे को क्वेश्चन सेंड कर देना ना। यस सर। ठीक है, तो फिर क्लियर हो जाएगा। ओके, अपना क्वेश्चन तो अलग था, अपने में कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड नहीं थे ना वो। यस सर, नहीं थे। चल, कैलकुलेटिंग चार्ज वाले एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ बस में। तो कैलकुलेट, जो हम पढ़ रहे थे, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अच्छा, हमें मॉड्यूल का डिस्कशन भी करना है ना? यस सर। सबने ट्राई कर लिया है तो आज रखें, नहीं तो बताओ फिर कल करें। कल तो क्लास नहीं है, संडे को करें। बोलो, कर लिया सबने ट्राई कर लिया है? संडे। सर देखो, कर अगर आप सही में करना चाहते हो, मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ। देखो, ऑनलाइन है, चीजें वैसे ही मुश्किल हैं, थोड़ा आपको अपने ऊपर से करना पड़ेगा, खुद से थोड़ा सा एंथू लाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा, तो मैं हर बच्चे का चेक नहीं कर सकता कि आपने किया है कि नहीं किया है। और ठीक है, तो प्लीज खुद के लिए करो। तो अगर आप संडे को सही में कर सकते हो तो मैं एक्सटेंड करूं, और अगर आप संडे को भी नहीं करने वाले हो तो मैं डिस्कस ही कर लेता हूं। पर अगर आप 1.1 से 1.7 नहीं करोगे, 1.4 तक भी करोगे, तो आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है ना? खाली बैठे रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ये मानते हो ना कि अब वो एज नहीं है कि कोई पीछे लगा रहा है हमारे, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा। ये वो पढ़ाई है ही नहीं। आप जानते हो अनलिमिटेड है। आप मॉड्यूल सॉल्व करो, एचसीवी सॉल्व करो, 10-15 किताबें और हैं, और तब भी जेई में जो क्वेश्चन आएगा वो तो देखा हुआ आने वाला है नहीं, वो तो कॉन्सेप्ट बेस्ड आने वाला है। तो ये आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसका सिलेबस फिक्स नहीं है। हाँ, हेडिंग फिक्स है, टॉपिक फिक्स है, पर क्वेश्चन कौन सा आने वाला है ये फिक्स नहीं है। तो प्रैक्टिस ही करनी है। अब अगर आप बेसिक मिनिमम जो मॉड्यूल मिला है, जिसके पैसे आपने कोचिंग को दिए हैं, वो भी सॉल्व नहीं कर रहे, तो बहुत गलत बात है। और उसमें लॉस किसी का नहीं है। अब मैं तो हर साल पढ़ाता हूँ 500-600 बच्चों को, तो क्या फर्क पड़ता, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो? पर आप तो अपनी लाइफ में एक बार ही तैयारी करोगे, तो ढंग से करो। मुझे पता है बहुत लोगों ने नहीं किया होगा, बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि मैं बाकी टीचर्स की तरह स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा हूँ कि असाइनमेंट सबमिट करना है, ये करना है, वो करना है, तो आप, आपके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ वो जो, अगर मैं फोर्स भी करूँगा तो 1 महीने कर पाऊंगा, 2 महीने कर पाऊंगा, साल भर फोर्स कर पाना और उससे कोई सीखेगा नहीं कुछ, है ना? कहीं से कॉपी करके दे देगा सॉल्यूशन, फायदा नहीं है कोई। तो बताओ, खुद से करो तो हम संडे तक एक्सटेंड करें, और अगर आप नहीं करो यस तो सर। फिर संडे ठीक कर है। लें। प्लीज चलो, मैं उन लोगों के लिए, अगर एक भी बच्चा आप में से ऐसा है जो मेरे ये कहने के बाद संडे तक कर लेगा तो वर्थ इट लगता है मुझको, तो मैं संडे तक एक्सटेंड कर रहा हूँ। पर संडे को श्योरली मैं 1.1 से 1.7 तक पूरा डिस्कस करूंगा। आपको जितने डाउट्स हो आप पूछ लेना, भले मुझे क्लास एक्सटेंड करनी पड़े, ठीक है, भले मुझे अगली क्लास में भी डिस्कस करना पड़े, मुझे कोई इशू नहीं है। पर सब करके जरूर आना, ठीक है ना? लेवल 1 है, इजी है। नोट्स पढ़ना, फॉर्मूले का कॉपी अपनी सामने रखना, आपसे देखना बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके। और कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है बहुत ज़्यादा कुछ डाउट्स है, तो वो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ ले कि मुझे ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो मैं बता दूंगा किस लेक्चर में देख के वो डाउट क्लियर हो सकता है। ओके, चलो। तो हाँ, सर वो एक
कॉन्सेप्चुअल डाउट था कि अगर दो सिलेंडर जॉइंट रखे हो और अंदर दो सिलेंडर हो तो मतलब कैपेसिटर्स हैं, तो टोटल चार्ज निकालना हो तो जो जॉइंट सिलेंडर है उसके बीच का चार्ज हम नेगलेक्ट करेंगे या फिर उसे कंसीडर करेंगे? बेटा समझा नहीं मैं, कैसे? एक सिलेंडर है जैसे ये हो गया, दूसरा कैसे? सर जॉइंट रखा है उससे मतलब नीचे ऊपर कहाँ? बाजू में। साथ में इस तरह से? यस ओके, हाँ सर, और अंदर भी दो सिलेंडर है छोटे मतलब समझ गया। छोटे छोटे। ये वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हैं बेसिकली, दो जो इस तरह से जुड़े रखे हैं ना। हाँ सर, तो टोटल एक बैटरी भी लगा दी है उसमें, तो किस तरह से टोटल लगाई चार्ज गई है? इस तरह से? नो सर, दो दो जो छोटे छोटे सिलेंडर है उससे कनेक्ट करके और बीच में कनेक्ट किया है नीचे। इस तरह कुछ? सर मैं व्हाट्सएप में सेंड करूँ फोटो आप? हाँ आप कर देना। सर तो मुझे ये पूछना था कि इन दोनों की मतलब टोटल चार्ज निकालना है तो दोनों सिलेंडर के बीच में जो जब इंटैक्ट रखे हैं सिलेंडर्स तो उसका चार्ज हम बेसिकली कंसीडर आपको करें? सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा बेटा। सी इक्विवेलेंट अगर आप निकाल लोगे ना, तो टोटल चार्ज उन्होंने क्या पूछा है, थ्रू द बैटरी या टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स? अप्लाइड बाय बैटरी टू इनर हाँ सिलेंडर्स। बैटरी का पूछा होगा, तो वो जो टोटल चार्ज आ जाएगा वो सिंपली सी इक्विवेलेंट इनटू वी आ जाएगा। तो दो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बस आपको ये पहचानना है ये सीरीज में है या पैरेलल में है, ठीक है ना? उससे आपको सी इक्विवेलेंट मिल जाएगा। इनका फॉर्मूला है ना हमारे पास, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाय एल एन आर टू बाय आर वन, याद है कि नहीं? सर हाँ सर, यस लेकिन वो बीच में जो चार्जेस होंगे दोनों सिलेंडर जब इंटैक्ट रखे हैं तो उसे हम कंसीडर करेंगे? किसको कंसिडर करेंगे? समझा सर नहीं दो मैं। दो जो सिलेंडर्स रखे हैं वो जब जहाँ से जॉइंट है तो उधर भी हम्म, चार्जेस होंगे ना उसके, तो उस हाँ चार्जेस को बेटा इंक्लूड आप चार्ज करेंगे? में कंफ्यूज मत हो। ये देखो, ये इस तरह से हम बनाते हैं, ये सीरीज में है पैरेलल में है? सीरीज। प्लीज सर। तो ये दो कैपेसिटर हैं, इनकी भी ये प्लेट तो कॉमन ही हो गई ना, एक तरह से जुड़ी हुई है। तो हाँ ये भी वैसी ही चीज है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, और ये वाली प्लेट इनकी जुड़ी हुई है बाहर वाली। समझ रहे हो आप? यस। तो उसी तरह का कुछ सेटअप हो जाता है बस। हाँ सर, तो चार्ज तो इंक्लूड करेंगे उसमें, मुझे ये डाउट है। चार्ज, हाँ बिल्कुल, चार्ज थ्रू द बैटरी के लिए आपको बस सी इक्विवेलेंट निकालना है। ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है क्या? तो अपन डिस्कस कर लेंगे जब डिस्कस करेंगे। नहीं सर, HCV का। अच्छा एचसीवी का है, ठीक है। अगर आप लोग मॉड्यूल कर लेते हो तो अपन एचसीवी भी डिस्कस कर लेंगे। आप एक बार ट्राई करना, आपका नहीं आता है आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, ओके? लिख यस। के। चलो अब अपना जो चल रहा था वो कर लेते हैं थोड़ा। चलो ट्राई करो सभी लोग। सर जीरो कहीं भी मान सकते हैं। जीरो आपकी मर्जी है, आप कहीं भी जीरो ले सकते हो।
हो गया सर। चलो बढ़िया। तो मैं जैसे 0 मान लेता हूँ, कहीं भी मान सकते हैं, आप बताओ कहाँ मानूं, उस हिसाब से मैं कर दूंगा। सर सेंटर बीच में रख कहाँ पे? Five. और रख बीच देते। में। तो कुछ लोग बीच वाला कह रहे हैं, आपकी इच्छा है। अगर बीच में 0 माना तो देखो इधर चलेंगे, नेगेटिव साइड है तो यहाँ -10 क्या आएगा, -10। यहाँ से क्रॉस किया, फिर नेगेटिव साइड आया, -30 -30। यहाँ से ऊपर चलेंगे, फिर नेगेटिव साइड आया, -80 -80। -80 वोल्ट। समझ आया? अच्छा, यहाँ 0 से आगे बढ़े प्लस वाली साइड, तो यहाँ 5 वोल्ट। 5 यहाँ -80 से प्लस वाली साइड, -70 वोल्ट। सर नीचे -70। यस सर। ठीक है ना? और कुछ बचा है क्या, कहीं बचा? नहीं, मेरे हिसाब से हो गया। तो इसके अक्रॉस देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस -10 और -80 कितने का डिफरेंस है? 70। तो C इंटू वी, 2 इंटू 140 70, माइक्रोकूलम। 140 माइक्रो कूलम। अच्छा, बता सकते हो कौन सी प्लेट पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है? सर 10 हायर वोल्ट पोटेंशियल -10 पॉजिटिव, कौन लेफ्ट सा वाली पोटेंशियल पॉजिटिव ज्यादा है, पॉजिटिव है? Minus. अच्छा, मुझे बस ये बता दो, -10 पोटेंशियल बड़ा है या -80 पोटेंशियल बड़ा है? -10 -10 बड़ा है। याद रखना, इसमें साइन मैटर करता है। तो ये प्लेट प्लस है और ये प्लेट आपकी माइनस है। समझ आया? चलो इस वाले को देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस 70 वोल्ट का है, तो 1 इंटू 70 यानी कि 70 माइक्रो कूलम। 0 ऑब्वियसली बड़ा है, तो नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव है, ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव है। फाइनली बचा हमारा ये भाई 3 माइक्रोफैरेड वाला। सर ठीक, हाँ। सर वो 2 माइक्रोफैरेड पे चार्ज कैसे डिसाइड किया? कैसे डिसाइड किया मतलब बेटा? मतलब प्लेट्स पे प्लस माइनस चार्ज कैसे डिसाइड किया? प्लस माइनस कैसे डिसाइड किया? जो प्लेट हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है वो प्लस होती है, और जो लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है वो माइनस होती है। -10 से एक प्लेट कनेक्टेड है और एक -80 से कनेक्टेड है। -10 बड़ा होता है या -80 बड़ा होता है? -10। तो बस उसको प्लस दे दो, दूसरी वाली को माइनस दे दो। समझ आया? यहाँ 15 माइक्रोकूलम है, ऑब्वियसली ये प्लेट पॉजिटिव और ये प्लेट नेगेटिव हो गई हमारे पास। कोई समस्या किसी को? हाँ, 5 into 30 का आएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ -30 है, ठीक है, मैंने देखा ही नहीं, मैं 0 मान लिया। यहाँ पे 3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? +5 और -30, 35 का है। 35। 105 105 माइक्रोकूलम आंसर आएगा यहाँ पर। बिल्कुल सही। बताइए, किसी को कोई दिक्कत? तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन नो आप सर। कर सकते हो? बहुत मुश्किल नहीं है, Yes. बस कहीं पे 0 मान के आगे बढ़ते चलते रहना है। ठीक है ना? चलो, तो अब क्या होता है कि हर बार इससे आंसर नहीं आ पाता, तो वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ से। इसे ध्यान से देखना। लूप लॉ उतना काम नहीं आता हमारे, पर जंक्शन लॉ बहुत काम आता है। सबसे पहली बात तो जंक्शन किसे बोला जाता है? तो जंक्शन कहलाता है अ पॉइंट Person. where 3 or more conductors meet। ऐसा पॉइंट जहाँ 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर मीट करें, जैसे कि ये। तो ये पॉइंट आपका हो गया भाई जंक्शन। ठीक है ना? 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मिनिमम 3 होने चाहिए। तो जंक्शन लॉ कहता क्या है? लॉ सिंपली आपसे ये कहता है कि द एल्जेब्रिक सम of all current entering and exiting the junction
इज 0। एल्जेब्रिक सम सारे करंट जो कि एक जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, जैसे कि मैं मान लूं Q1 करंट आ रहा था, ठीक है ना, और मान लो यहाँ से Q2 करंट बाहर जा रहा है, Q3 करंट भी बाहर जा रहा है और Q4 करंट भी बाहर जा रहा है। तो अगर आप आने वाले करंट नहीं, चार्जेस कह देते हैं, फ्लो कर रहे हैं चार्जेस, तो अगर आप आने वाले चार्जेस को, करंट मतलब चार्जेस है, समझ रहे हो ना, यस चार्ज का फ्लो है तो करंट होता है। तो अगर आने वाले चार्ज को पॉजिटिव लेते हो तो जाने वाले को नेगेटिव लोगे, और जाने वाले को नेगेटिव लेते हो तो आने वाले को पॉजिटिव लोगे। बात समझ आई क्या? तो मैं ये कह सकता हूं सिंपली कि अगर मैं आने वाले को पॉजिटिव ले रहा हूं, मेरे ऊपर है, मेरी श्रद्धा है, इनकमिंग को मैं लेता हूं पॉजिटिव, आउटगोइंग को मैं लेता हूं नेगेटिव, तो मैं सिंपली कह सकता हूं Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 मस्ट बी इक्वल टू 0। या सिंपली आप क्या कर सकते हो, Q in मस्ट बी Q आउट। जंक्शन से जितना करंट अंदर आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन के बाहर जाएगा। ये बेसिकली क्या है, चार्ज कंजर्वेशन है। ऐसा सोचो, एक पाइप के अंदर अगर एक कोने से 5 लीटर पानी अंदर घुसता है तो दूसरी साइड से 5 लीटर ही तो निकलेगा। तो सिंपली मैं कह सकता हूं कि Q1 ये इक्वल होना चाहिए Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। दोनों इक्वेशन से सेम एक्सप्रेशन आती है। अगर आप देखो, आने वाले करंट को जाने वाले करंट के इक्वल बोलो, आने वाले चार्ज को जाने वाले चार्ज के इक्वल बोलो। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नो नो सर। ठीक है, बेस्ड किसके ऊपर लिख देता हूं मैं, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक बहुत ही हलवा सवाल कराऊंगा मैं शगुन के लिए, बस ये देखो, ठीक है। तो मान लो कि यहां से 3 माइक्रोकूलम चार्ज आता है और यहां से 2 माइक्रोकूलम चार्ज आता है और यहां से 10 माइक्रोकूलम चार्ज जा रहा है। तो आपको बताना है Q की वैल्यू क्या होगी। 5 माइक्रो समझ गए? अरे सबका आया कि नहीं? अज्यूम Yes, कर sir. लो यस। कि वो पास Yes, आ sir. रहा है, अज्यूम कर लिया। तो आने वाला चार्ज यानी Q प्लस 2 प्लस 3 ये होना चाहिए जाने वाला चार्ज 10, Q आ गया 5 माइक्रोकूलम टुवर्ड्स द जंक्शन, टुवर्ड्स द जंक्शन। भाई इसमें किसी को कोई दुख है क्या? एडिशन करना सिखा रहे हैं, कोई दिक्कत? No. और एक कराने की जरूरत No. नहीं होनी चाहिए। नो सर। चलिए, तो अब जरूरत कहाँ पड़ेगी? जरूरत यहाँ पड़ेगी इसकी, कैलकुलेटिंग चार्ज ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना है। तो देखो मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, आपको करना नहीं है, पेन कॉपी छोड़ के ध्यान से बस देखना शुरू कर दो। जैसे ये 3 कैपेसिटर्स हैं और आपसे बोला जाए कि फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई अभी हमें सवाल कराया गया है, कहीं पे मुझे 0 मान लेना चाहिए, है ना? सबसे पहली चीज यही दिमाग में आएगी। तो किसी बच्चे ने कहा कि चलो मैं 0 यहाँ मान लेता हूँ, उसने 0 यहाँ माना, तो यहाँ उसे दिख गया 0, यहाँ उसे दिख गया 10, यहाँ भी उसे दिख गया 10, यहाँ से दिख गया उसे 20, पर उसके जीवन में एक कष्ट आ गया। क्या?
वो यहाँ का पोटेंशियल नहीं बता सकता। अगर आप यहाँ का पोटेंशियल नहीं बता सकते तो आप पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस नहीं बता सकते, तो फिर चार्ज कैसे निकालें? अरे बात समझ आई क्या? यस 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 सर। अच्छा, Yes, कोई sir. बोलेगा मैं यही जीरो मान लेता। अगर आप यहाँ जीरो मान लेते तो आप कहीं नहीं जा पाते, फिर तो आप किसी और पॉइंट का भी पोटेंशियल नहीं लिख पाते, तो और ही ज्यादा गड़बड़ हो जाती है कि नहीं? तो एक चीज अच्छी है कि जिस पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं पता वो जंक्शन है, ठीक है ना? तो ये मेथड तभी यूज लेना है जब आपको जंक्शन पोटेंशियल पता करना हो। टू फाइंड पोटेंशियल ऑफ अ जंक्शन, मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख रहा हूं, उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे किसी क्वेश्चन में कभी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। स्टेप 1, तो अज्यूम अननोन पोटेंशियल एज एक्स मैं कह रहा हूं, आपकी श्रद्धा है, जो नाम देना चाहो दे सकते हो, हमने एक्स नाम दे दिया। अब क्योंकि ये एक जंक्शन है तो आप मुझे एक बात बताओ, इस पे जो भी चार्ज फ्लो करके आ रहा होगा वो इक्वल होगा इससे जो भी चार्ज फ्लो करके जा रहा होगा उसके, ठीक है ना? यस तो अज्यूम चार्जेस ऑलवेज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, अवे फ्रॉम जंक्शन। ये अजम्पशन बेसिकली ये है कि हमने अज्यूम किया है, अज्यूम्ड x इज द हाईएस्ट पोटेंशियल। x जो पोटेंशियल आपने कंसिडर किया है जंक्शन पर, उसकी वैल्यू कितनी है आपको नहीं पता, पर मेरा ये अजम्पशन है कि वो x दुनिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल है। अगर ये जो अज्यूम किया है मैंने x ये दुनिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल है, और आपको पता है कि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, तो सारा चार्ज इससे दूर ही जा रहा होगा क्योंकि ये तो हाईएस्ट पोटेंशियल। तो हमेशा आपको ये मान लेना है कि सारा चार्ज इससे दूर फ्लो कर रहा है। तो मैं बोल देता हूं Q1, Q2, Q3, ये सारा चार्ज इससे दूर फ्लो कर रहा है। स्टेप 3, किरचॉफ जंक्शन लॉ, आने वाला चार्ज ये इक्वल होना चाहिए जाने वाला चार्ज, और क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल है x, तो आने वाला चार्ज कितना है भाई? 0। तो जाने वाला चार्ज भी क्या होना चाहिए? 0। अरे बात समझ आई क्या? यानी मैं कह सकता हूं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये होना चाहिए 0। मतलब सर हमेशा हम यही करते हैं, हमने x को सबसे बड़ा पोटेंशियल माना ही इसलिए है कि उसके पास कोई चार्ज आ ही ना सके, सारा चार्ज उससे दूर ही जाए। बात समझ आई? Q1 की वैल्यू बता दो, C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, बताओ क्या लिखूं? x माइनस 20 या 20 माइनस x? x माइनस 20 x माइनस 20 क्योंकि x सबसे बड़ा पोटेंशियल है, प्लस Q2 3 माइक्रोफैरेड इंटू x माइनस 0 प्लस 1 माइक्रोफैरेड इंटू x माइनस 10, ये हो जाना चाहिए भाई 0। यहां से आपको मिलेगा 2x माइनस 40 प्लस 3x प्लस x माइनस 10, ये हो गया भाई 0 आपका। यहां से आपको मिला 6x इज इक्वल टू 50, 25 या by x 3 की वैल्यू मिली 25/3 वोल्ट। तो आपके यहां 0 अज्यूम करने की वजह से x पे पोटेंशियल 25/3 वोल्ट आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने 0 कहीं और माना होता, मान लो मैंने 0 यहां माना होता, तो x की वैल्यू मेरी डिफरेंट आती। इसलिए जब क्लास में मैं ये क्वेश्चन कराता था, मतलब जब असली क्लास होती थी, मतलब ऑफलाइन क्लास होती थी, तो कोई बच्चा कहीं 0 मानता था, कोई बच्चा कहीं 0 मानता था, तो उनमें आपस में लड़ाई ये हो जाती थी कि तेरी x की वैल्यू गलत है या तुम्हारी x की वैल्यू गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। उन सभी की x की वैल्यू डिफरेंट आएगी क्योंकि उन्होंने अलग अलग जगह पे 0 पोटेंशियल माना होता है, पर फाइनल चार्ज सबके ऊपर सेम आएगा।
जब आप x की वैल्यू पुट करोगे। तो स्टेप 4 आपका सिंपली क्या हो जाएगा, कैलकुलेट q। कैलकुलेट q, तो अगर मैं q कैलकुलेट करूं तो मैं q1 को सिंपली लिख दूंगा 2 माइक्रोफैरेड इंटू x की जगह 25/3 माइनस 20। बात समझ आई क्या, माइक्रो कूलम, सीधे सीधे से। सिमिलरली Q2 को मैं लिख दूंगा 3 माइक्रोफैरेड इंटू 25/3 माइनस 0, और Q3 को मैं लिख दूंगा 1 माइक्रोफैरेड इंटू 25/3 माइनस 10। जो भी वैल्यू आए वो आपको लिख देनी है। बात समझ आई क्या? इनमें से ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव आएंगी और कुछ नेगेटिव आएंगी। नेगेटिव आपको क्या बताती है कि आपने जंक्शन के पास आता हुआ माना था, सॉरी जंक्शन से दूर जाता हुआ माना था, जबकि ये चार्ज जंक्शन के पास आ रहा है। समझ रहे हो? देखो निकाल लेते हैं, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे हिसाब से -70/3, है ना? यस। और ये आ रहा है शायद 25 माइक्रोकूलम, और ये आ रहा है हमारे पास -5/3 माइक्रोकूलम। समझ आया? तो माइनस वाले एक्चुअली क्या हो रहे हैं, जंक्शन के पास आ रहे हैं। पर यहां से आपको ये भी पता लग जाएगा कौन सी प्लेट पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव। देखो Q1 नेगेटिव आया, Q3 नेगेटिव आया और Q2 पॉजिटिव आया। इसका मतलब Q2 की इस प्लेट को पॉजिटिव मिला होगा, इसको नेगेटिव। यहां से Q1 नेगेटिव गया है तो इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव गया है तो इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव। बात समझ आई क्या? वो तो वोल्टेज से भी देख सकते हो ना, 25/3 आया उससे भी देख सकते हो। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने x को हाईएस्ट माना था पर x तो हाईएस्ट आया ही नहीं है, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने x को हाईएस्ट माना और उस हिसाब से ही सॉल्व किया तो हमारा आंसर सही आएगा। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? सर सर स्टेप 3 से एक बार फिर से बताइए ना। बेटा स्टेप 3 में जो आपने तीनों चार्जेस अज्यूम किए हैं या चारों चार्जेस जो भी आप अज्यूम करोगे उन सभी का सम 0 करना है। तो Q1 लिख दिया मैंने, Q2 Q3। Q1 होता है C इक्विवेलेंट C इंटू V, यहाँ कैपेसिटेंस 2 है इंटू पोटेंशियल डिफरेंस आप देख सकते हो। सिमिलरली Q2 के लिए पोटेंशियल कैपेसिटेंस 3 है, पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0, और Q3 के लिए कैपेसिटेंस 1 है, पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 10। Q की वैल्यू लिखिए, Q का फॉर्मूला C भी होता है, वहां से x मिल गया। अगर आपको x मिल गया तो बस इन फॉर्मूलों में पुट कर दो, आपको Q1 Q2 Q3 मिल जाएंगे। ओके सर। और कोई डाउट? सर हाँ, मतलब x इतना बड़ा चार्ज है कि उसमें जितना भी q निकले कभी वो आवाज नहीं आ रही बेटा, तेज बोलो। सर मतलब x इतना बड़ा चार्ज है कि उसमें से जितना भी q निकालो, x इतना बड़ा पोटेंशियल है। हाँ पोटेंशियल है, उसमें जितना भी निकालो कभी चेंज होगा ही नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने अज्यूम किया है x उतना बड़ा आया भी नहीं। ये सॉल्व करने का तरीका है, एक मेथड है कि आप अज्यूम करते हो कि x सबसे बड़ा पोटेंशियल है, और चार्ज निकलने से पोटेंशियल चेंज नहीं होता, पॉइंट का पोटेंशियल तो फिक्स ही रहता है, चार्ज फ्लो कर रहा है। ये एक जंक्शन है, ठीक है ना? कोई कंडक्टर नहीं है जिसके ऊपर से चार्ज आप हटा रहे हो तो पोटेंशियल कम होना चाहिए, वो नहीं होगा। समझ रहे हो? ये तो वायर्स है ना, वायर में तो चार्ज फ्लो करता है। तो सर कभी मल्टीपल जंक्शन हो सकते हैं? कभी क्या हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो आपको हर जंक्शन के लिए सेम चीज फॉलो करनी है, याद रखना। अगर 2 जंक्शन हो, 3 जंक्शन हो, 3 तो हो ही नहीं सकते, इतना गंदा कोई क्वेश्चन देगा नहीं। हो कितने भी सकते हैं थ्योरेटिकली, जितने जंक्शन हो हर जंक्शन पे चार्जेस को मान के उन सभी का सम 0 करके इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं। तो फाइंड चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। ओके,
एकदम आइडेंटिकल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सबका हो जाना चाहिए क्योंकि एकदम सेम है। ये आपका 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। ओके, क्या आंसर आया? 85/3। 65/2 है। 85/3। अलग अलग आ रहा है। 85/3। आएगा सर। ये लो भाई, सही है। अननोन को मान लेते हैं x, और मान लेता हूं यहां से चार्ज जाता है कुछ Q1, Q2, Q3। तो बस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये होना चाहिए 0। यानी कि Q1 को तो सिंपली लिख देंगे C इंटू एक्स माइनस -10 प्लस Q2 3 x माइनस 5 प्लस Q3 2 x माइनस -20, ये होना चाहिए 0। यहाँ से हमें सिंपली मिल जाएगा x प्लस 10 प्लस 3x माइनस 15 प्लस 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है 6x इज इक्वल टू -35। -30, और x मिल रहा है -35/6 वोल्ट का मुझे। 6 वोल्ट। हमें चाहिए था चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरेड। तो चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरेड यानी कि Q3 हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 20, यानी कि 2 इंटू -35/6 प्लस 20। तो 120 में से गए 35, यानी कि कितना बचा? 85। 85। तो ये बचा प्लस 85/,
कैसा भी आया आंसर तो पॉजिटिव ही देना था। इंटू 2 भी तो है, 85/3 हो जाएगा। 85/3 6 3 से कट जाएगा। 85/3 हो जाएगा। कोई समस्या किसी को? नो। क्लियर है? तो जंक्शन लॉ का एप्लीकेशन Yes. समझ आ रहा है सबको? कहीं भी जंक्शन दिखे तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा अच्छा टाइप कर लेते हैं इसके अंदर। थोड़ा तेजी से करना तो मैं ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊंगा। सर फर्स्ट होगी। क्या बात है, क्या आंसर आया? 10 माइक्रोकूलम। 10 10 माइक्रोकूलम है। 10 माइक्रोग्राम। और किसी का आया? सर यहाँ पे तो और जंक्शन के बिना ही होता है। जंक्शन के बिना हो गया? हाँ सर, इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, मैंने यहाँ का 0 मान लिया, वहाँ पे कहाँ 10 पे वोल्ट जीरो मान लिया तो? सर यहाँ जंक्शन पे ही 0 मान लिया, नीचे वाले जंक्शन पे। इस पे? हाँ। फिर यहाँ पे 10 वोल्ट आ जाएगा, राइट साइड जाएंगे तो ठीक है। ऊपर भी 10 वोल्ट आ गए, तो बिना हाँ। जंक्शन के यूज में। अरे अब क्या, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सर तो 10 - 5 5 वोल्ट आ गए बेटा पोटेंशियल। यहाँ का 5 थोड़ी है, तो बैटरी है। अच्छा। यहाँ का 5 कैसे पता आपको? इस पॉइंट का पूछा है पोटेंशियल, तो इस पॉइंट का चाहिए ना हमें, तो ऐसी गलती मत करना। किसी का हुआ पहला वाला?
जल्दी बोलो। सर 10/7 माइक्रोकूलम। ओके, हाँ भाई, तो इस तरह लिख लिया होगा सबने एटलीस्ट, आई होप। फिर सबने माना होगा Q1 यहाँ से जाता हुआ, Q2 यहाँ से जाता हुआ, Q3 यहाँ से जाता हुआ, है ना। तो Q1 को क्या लिखेंगे? अरे बोलो, सुन क्यों हो गए 15 into 5, 15 बेटा? into 5. यहाँ का x है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 के अक्रॉस कितना है, तो उसके लिए तो इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए ना। इस वो पॉइंट का +5 हो पोटेंशियल क्या जाएगा, होगा? x+5। x+5, X बहुत plus 5. बढ़िया, x+5 हो जाएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल X minus. -5 x-5 हो जाएगा। यहाँ का तो 20 है ही, हमें पता है। अब लिख दो, Q1 को लिख देंगे 4 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस -10 प्लस Q2 को लिख देंगे 1 इंटू एक्स माइनस 20 और Q3 को लिख देंगे x माइनस 5 माइनस 10 इंटू 2। ये होना चाहिए 0। समझ आई क्या बात? यहां से मिलेगा 4x प्लस 60 प्लस x माइनस 20, ठीक है ना, प्लस 2x माइनस 30, ये हो जाना चाहिए 0। यहां से आपको मिल गया कितना, 5 7x इज इक्वल टू -10, या x मिला -10/7। ये सबका अलग अलग आ सकता है। हमें चाहिए Q3, यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 15, तो ये हो गया 2 इंटू -10/7 माइनस 15, कितना हो गया? -230/7। बहुत बढ़िया। आंसर आप पॉजिटिव वाले ही दोगे। ये बस ये बताना चाह रहा है कि Q3 एक्चुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। अरे क्लियर हुआ क्या? तो इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ क्या चेंज किया, हमेशा आप x को ले लेते थे एक एंड पर, बीच में अगर बैटरी आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है, x+5 -5 ये सब कर देंगे, है कि नहीं? बोलो, क्लियर हुआ? यस सर। Yes. यस सर। कोई डाउट किसी को? No, sir. नो सर। चलिए अगला सवाल आप देख सकते हो, क्या डिफरेंट है इसके अंदर? हर जंक्शन। एक से ज्यादा है. इसके अंदर 2 जंक्शन है, तो क्या करेंगे? दोनों पे लगाएंगे सर. बिल्कुल, एक पे x मान लेंगे, एक पे y मान लेंगे। अच्छा ये बताओ, x बड़ा होगा y बड़ा होगा? दोनों को जब x पे लगाओगे तो x सबसे बड़ा होगा, जब y पे लगाओगे तो y सबसे बड़ा होगा। ट्राई करो एक बार, फिर मैं तो बता ही दूंगा। ठीक है, नोट भी लिख दिया है मैंने। मल्टीपल जंक्शन अगर आ जाएं तो आप हर एक जंक्शन पर किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाइए, और जिस जंक्शन पे लगा रहे हैं उस समय उसको सबसे बड़ा पोटेंशियल मानिए। देखते हैं कोई खुद से कर पाता है क्या।
देखो क्या करेंगे, तो जैसे मैं मान लूंगा यहाँ x है और ये अननोन है एक, यहाँ y है। पहले 0 मान लेता हूँ कहीं, मान लो मैंने ले लिया 0 यहाँ, तो यहाँ हुआ -30, ठीक है, यहाँ -30 सॉरी 3 है, -3 यहाँ हुआ -3 वोल्ट, यहाँ हुआ -3 वोल्ट, यहाँ हुआ 1 7 वोल्ट। वोल्ट। अरे कहाँ 7, नहीं सर, यहाँ 1 हुआ वोल्ट। -2 वोल्ट, यहाँ हुआ -7 वोल्ट। सिर्फ यही लिख पाएंगे, बाकी तो क्या हो गया x और y। तो यहाँ से मान लेता हूँ जा रहा है Q1, यहाँ से जा रहा है Q2, और क्योंकि अभी x बड़ा है y से तो ऐसे जा रहा होगा Q3। जब y पे लगाएंगे तो यहाँ से जा रहा है मान लो Q4, यहाँ से जा रहा है Q5, और अब y बड़ा है x से तो यहाँ से जा रहा होगा कुछ Q6। बात समझ आई क्या? मैंने दोनों को पे जंक्शन लॉ लगाया है, और जब जिस पे लगा रहे हैं तब उसे बड़ा मान रहे हैं। तो जब x पे लगा रहे हैं यानी हमने अज्यूम किया है x इज ग्रेटर देन y, हम कह सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दिस शुड बी 0। और जब y पे लगाएंगे तो मानेंगे y इज ग्रेटर देन x, इसलिए y से फ्लो करके x में गया, तो Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ क्या भाई? यस चलो इनकी वैल्यू बता दो जरा। Q1 क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा 1 x plus 7 x plus 7 minus into 1 x into x minus -5 प्लस Q2 1 into x minus 0 1 into x minus 0 प्लस Q3 2 into x x minus x minus y 5 is equal to 0। सिमिलरली Q4 देखो जरा ध्यान से डायग्राम को, तो 1 into y minus 1 प्लस Q5 1 y into plus y 3 minus -3 प्लस 2 into 2 y into y minus x is equal to 0। कोई दिक्कत किसी को? no अब सब कुछ आसान है। ये देखिए x प्लस 2x यानी कि 4x माइनस 2y, यहाँ है हमारे पास 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यह है इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ से हमें मिल जाएगा y प्लस 2y यानी कि 4y माइनस 2x plus 2 is equal to प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यह है इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। हम कर सकते हैं कि नहीं? yes इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो अगर। सर +2 -1 भी निकल रहा है ना डायरेक्टली ऐड एफ वाले वाले टर्म से। -1 भी मिलेगा, प्लस 2 आएगा। यस सर, ठीक है, यस सर। सॉल्व कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। 5/3 r ये मिलेगा 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, या y मिल जाएगा -11/6, है ना? ऐसा कुछ मिल रहा है, सही है कि नहीं? और x भी निकाल सकते हैं इसी हिसाब से। -16/6 कितना आ रहा है? किसी ने निकाला x? -16/3। बढ़िया। तो चार्ज ऑन क्या हुआ? -6/3 16/6 16/6 3/3 है। समझ ही नहीं पा रहा क्या बोल रहे हो? सर -16/6 ऐसा 16/6 -8/3 है अच्छा, जो भी है। तो अब आप सिंपली चार्ज ऑन 2 माइक्रो कूलम वाले कैपेसिटर पे बता सकते हो। Q3 जैसे मैं निकाल दूं तो 2 टाइम्स x माइनस वाई, जो भी आ रहा है कैलकुलेशन है उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना?
सॉल्व करना है सिर्फ आपको। तो जंक्शन लॉ के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे। जितने भी जंक्शन हो एक्स वाई जेड मानो, जितने अननोन होंगे उतनी इक्वेशन होंगी, सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। यही एक मेथड है। बात समझ आई? कोई डाउट किसी को? क्लियर है क्या? यस। यस। तो अब आप चार्ज निकाल सकते हो, या तो डायरेक्टली आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो, या आप जंक्शन लॉ लगा के निकाल सकते हो। अब अगर जंक्शन लॉ से भी नहीं आए तो हद ही हो जाएगी, ठीक है ना। चलो आगे हम एक और देखते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में एक और सर्किट रह जाता है जिसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, तो याद रखना व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली किसे बोला जाता है, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कैपेसिटर्स। एग्जैक्टली 5 कैपेसिटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे आप व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हो, जिसे आप मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, पॉइंट मेथड से सॉल्व ना कर पाओ, उसे हम क्या कहते हैं, एक व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। जैसे देखो, मैं अगर आपको बोलूं कि हमारे पास ये पॉइंट है जैसे ए, ठीक है ना, यहां एक पॉइंट है बी, यहां एक पॉइंट है सी, और यहां एक पॉइंट है डी। एक कैपेसिटर इस तरह से है, सॉरी रजिस्टर बना दिया मैंने। एक कैपेसिटर यहां है, एक कैपेसिटर यहां, एक यहां, और एक यहां, एक सी और डी के बीच में। तो इस तरह से कहीं पर भी 5 कैपेसिटर आपको दिखें तो चांस है कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है ना। सॉरी, व्हीटस्टोन ब्रिज तो है ही, चांस है कि वो जो हम पढ़ रहे हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। बात समझ आई? मैं अगर कह देता हूं ये C1 है, ये C2, C3, C4 और ये C5, तो क्या आप इसे पॉइंट मेथड से सॉल्व कर सकते हो? सी इक्विवेलेंट बताओ मुझे जरा। क्या हम ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट पॉइंट मेथड से बता सकते हैं? नहीं। क्या आप मिरर लगा सकते हो? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है? नहीं। क्या आप फोल्डिंग लगा सकते हो? नहीं। क्या ये लैडर प्रॉब्लम है? नहीं। तो ऐसा हमने पढ़ा नहीं अभी तक, हम इसका इक्विवेलेंट नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर आप सी इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाओगे तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया आप ये भी नहीं निकाल पाओगे, है कि नहीं। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए पहला केस आ जाता है केस ए, और वो केस कहलाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन का। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन क्या कहलाता है? बेसिकली जब पोटेंशियल ऑफ सी ये इक्वल हो जाए पोटेंशियल ऑफ डी, तो इस कंडीशन को कहा जाता है कि व्हीटस्टोन इज बैलेंस्ड। व्हीटस्टोन इज बैलेंस्ड। बात समझ आई क्या? अगर इन कॉम्बिनेशंस की वैल्यू कुछ इस तरह से सेट की जाए, इन कैपेसिटर्स की वैल्यू कुछ इस तरह से सेट की गई है कि जो सी पॉइंट है उसका पोटेंशियल और डी पॉइंट है उसका पोटेंशियल इक्वल हो जाए, तो हम कह देते हैं कि हमारा व्हीटस्टोन क्या है, बैलेंस हो गया है। बात समझ आई आपको? अगर पोटेंशियल ऑफ सी और पोटेंशियल ऑफ डी इक्वल हो जाए तो बताइए मुझे C5 के ऊपर चार्ज कितना आएगा? 0. Zero. If VC is equal to VD, then charge on C5 becomes 0. यानी बैटरी से निकला गया कोई भी चार्ज C5 के ऊपर नहीं जा रहा। जब बैटरी से निकला हुआ कोई भी चार्ज C5 के ऊपर जा ही नहीं रहा तो उसको सर्किट में रखने या ना रखने से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह देते हैं इसका मतलब है C5 becomes useless and can be removed from the circuit. बात समझ आई क्या?
लेकिन ऐसा सिर्फ तभी होगा जब सी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाए भाई, सेम हो जाए। बात समझ आई? तो अब अगर मैं सर्किट को बनाऊंगा तो मैं कैसे बना सकता हूं? अब आप इस सर्किट को कुछ इस तरह से बना सकते हो। C5 को अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये सर्किट हमारे पास रह जाएगा। अब अगर A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये दोनों किसके अंदर आ गए, सीरीज के अंदर। तो C1 C2 बाय C1 प्लस C2, ये दोनों भी किसके अंदर आ गए, सीरीज के अंदर आ गए। C3 C4 बाय C3 प्लस C4, और फाइनली मैं कह सकता हूं कि C इक्वलेंट बिटवीन A एंड B ये आपको मिल गया। पैरेलल के अंदर तो ऐड कर दो बस, C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 बाय C3 प्लस C4। बात समझ आई क्या? तो हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, और अब हम चार्ज भी निकाल सकते हैं थ्रू द बैटरी, जो चार्ज फ्लो किया होगा Q। ये सिंपली हो जाएगा C इक्विवेलेंट बिटवीन AB इंटू V। बात समझ आई? तो इस सर्किट को सॉल्व कर पाना तब पॉसिबल है जब ये व्हीटस्टोन क्या रहे, बैलेंस्ड रहे। तो इसके बैलेंस होने की एक कंडीशन होती है, फॉर Vc टू बी इक्वल टू Vd, इसे कहा जाता है कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, और वो कंडीशन सिंपली क्या हो जाती है, जो डायगनली ऑपोजिट कैपेसिटर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन सेम आना चाहिए। यानी C1 इंटू C3 ये होना चाहिए C2 इंटू C4। तो अगर हमें कहीं भी 5 कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है और उनकी वैल्यूज में ये रिलेशन है, तो आप समझ जाना कि जो फिफ्थ कैपेसिटर होगा, यानी कि जो बीच वाला कैपेसिटर होगा, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। बात समझ आई? तो ऐसा होने पे फिफ्थ कैपेसिटर दैट इज कैपेसिटर बिटवीन C एंड D इज वेस्टेड। समझ आया? ध्यान से देखो एक बार। अच्छा, हर एक व्हीटस्टोन को पहचानने की एक खास बात होती है। व्हीटस्टोन में 4 पॉइंट्स होंगे, जैसे ABCD 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इफ बैटरी इज बिटवीन A एंड B, तो C5 मस्ट बी बिटवीन C एंड D। बात समझ आई क्या? बहुत जरूरी बात है, कई बार लोग धोखा हो जाता है हमारे साथ। पर याद रखना है कि व्हीटस्टोन की पहचान क्या है। पहली बात तो 5 कैपेसिटर होने चाहिए, तो 5 देखते ही अंधाधुंध नहीं लगा देना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि अगर बैटरी A और B पॉइंट्स के बीच में लगाई है तो 5वां कैपेसिटर C और D के बीच में ही है ना। क्लियर हुआ क्या? कंडीशन सिंपली क्या हो गई, डायगनली ऑपोजिट कैपेसिटर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर सेम हो जाए तो आप बीच वाले को हटा सकते हो। क्लियर हुआ? यस। देखो जरा एक एग्जांपल। तो यहाँ तो अब मैं क्वेश्चन दूंगा ना, तो आप आसानी से बता दोगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। और एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में थोड़ी लिखा होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो जैसे ही 5 कैपेसिटर दिखें तो एक बार दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि शायद व्हीटस्टोन ब्रिज हो। ये खुद से आदत डालनी पड़ेगी, या बाकी किसी मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा हो तो व्हीटस्टोन ट्राई करके देख लेना होता है हमेशा ही। वैसे 100% चांस है जब भी 5 कैपेसिटर दिए होंगे ना, तो जनरली व्हीटस्टोन ही होता है। बताओ, C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B आपको बताना है।
सर 4। 4 सब एग्री कर रहे हैं भाई? Yes, sir. यस Yes, sir. यस यस बढ़िया। तो सर्किट कैसा बन जाएगा यहाँ से? बस ये ध्यान रखने हैं, बीच वाला गायब हो गया। और बीच वाला क्यों गायब हुआ? क्योंकि 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 इंटू 2, यानी व्हीटस्टोन क्या है? बैलेंस्ड है। तो 2 4 और 4 8। अब बस ये सीरीज में, तो 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4 यानी कि 4/3, और ये सीरीज में है यानी कि 8 इंटू 4 बाई 8 प्लस 4 यानी कि 8/3। तो फाइनली सी इक्वलेंट मिल गया 8/3 प्लस 4/3 यानी कि 4 माइक्रो फैरेड। कोई डाउट किसी को? नो No, चलो, sir. तो अब एक क्वेश्चन कर लो, फाइंड सी इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी। पहला क्वेश्चन ये रहा। सर माइक्रो कूलम होगा ना सर? हाँ लिख देंगे अभी, माइक्रो कूलम होगा। सी इक्वलेंट में माइक्रो कूलम होगा? नहीं 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 होगा ना, कंफ्यूज कर रहे हो जबरदस्ती। किसी ने तुमको पैसे दिए हैं कंफ्यूज करने के? क्या लिखा जाए भाई बताओ? ये हो जाएगा हमारा 3 माइक्रो फैरेड। क्या हुआ? चलिए सी इक्वलेंट बताइए भाई। तो यहाँ पे भी 5 दिखे हैं, इसलिए आपके दिमाग में आना चाहिए कि शायद ये व्हीटस्टोन हो सकता है। सर 3। 3 और किसी का आया जिसका सेम आ रहा हो या अलग आ रहा हो कुछ? सर 18/5। सर 18/5 आ रहा है। 18/5 आ रहा है मेरे को। 18/5 है। ओके चलो देख लेते हैं। तो हमेशा क्या करना चाहिए? रीड्रॉ कर लेना चाहिए। ए बी पॉइंट्स तो दिए हुए हैं, सी और डी पॉइंट चाहिए थे, तो इनको नाम दे देता हूँ सी और डी। सबसे पहले रीड्रॉ कर लूंगा भाई। तो ये ए, ये बी, ये आपका सी, क्योंकि मैं तो चाह रहा हूँ व्हीटस्टोन बनाना। ये देखो ए और सी के बीच में 3, सी और डी के बीच में 5, डी और बी के बीच में 4, ए और डी के बीच में 6, और फाइनली सी और बी के बीच में 4 नहीं 2। ये बना भाई। आप देखोगे ए और बी के बीच में बैटरी लगा सकते हैं, तो सी और डी के बीच में 5th है। मल्टीप्लाई करके देखूंगा 4 इंटू 3 ये इक्वल होता है 6 इंटू 2। तो ये आपका हो गया बर्बाद, ये बर्बाद हो गया। तो ये बचा सीरीज के अंदर, ये हो गया 3 इंटू 2/3 प्लस 2 यानी कि 6/5। ये आपका बचा सीरीज के अंदर, ये हो गया 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4 यानी कि ये हो गया हमारा 12/5।
और C इक्वलेंट की वैल्यू हमें सिंपली मिल गई 6/5 प्लस 12/5 यानी कि 18/5 माइक्रोफैरेड। कोई कष्ट किसी को? बड़ा ही साधारण सा। क्लियर है? यस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कुछ इस तरह का है, ठीक है ना। ये मान लो कि दिया हुआ है 3 माइक्रोफैरेड, ये दिया हुआ है आपको 4 माइक्रोफैरेड, एट माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड। बताइए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट क्या होगा? फिर से सी और डी पॉइंट पहचानो, रीड्रॉ करो, फटाफट हो जाएगा एकदम। सर 14/3। बहुत और बढ़िया, बाकी लोग भी ट्राई कर लो। सबका आ गया? तो बस करना क्या था, सी यहां बनाना है, डी यहां बनाना है, रीड्रॉ कर दो ए बी सी और ये डी। देख लो जरा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। ए और डी के बीच में 8 और बी और डी के बीच में 4, सी और डी के बीच में 3 और ए और सी के बीच में 6 और बी और सी के बीच में 3। तो देख लो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 8 इंटू 3 6 इंटू 4 सेम आ रहा है। तो ये आपका हो गया वेस्ट। यस। ये वेस्ट होते ही ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 8/3। तो सी इक्वलेंट आपको मिल गया 2 प्लस 8/3 यानी कि 14/3 माइक्रोफैरेड। समझ आया क्या? कोई दिक्कत किसी को? बोलो भाई। नो नो सर। सर। नो सर। ठीक है, तो ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन।
इसे आपको करके आना है। और इसमें चार्ज थ्रू बैटरी आपको बताना है। ठीक है, तो 3 नंबर और 4 नंबर होमवर्क में इनको ट्राई करके आना नेक्स्ट क्लास में। और संडे की जो क्लास है अपनी, उसमें हम डिस्कशन भी करेंगे, इनको भी डिस्कस करेंगे और मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, तो उसे भी करके आना। ओके, सर फोर्थ क्वेश्चन क्या हुआ? लास्ट होमवर्क वाला सर फोर्थ क्वेश्चन रहेगा सर। देख लेना ना, अभी नोट्स तो मैं भेज ही दूंगा। चलो एंड करें। यस यस ओके, Yes, sir. बाय। Thank you, sir. थैंक यू। Bye, sir. Thank you, Thank you. sir. बाय।